ह्यूमन ज्योग्राफी ज्यादातर लोगों के दिमाग में नक्शे और जगहों के नाम आते हैं, है ना? पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसके बिल्कुल सेंटर में एक बहुत बड़ी एक जबरदस्त बहस छिपी है कि हमारा यानी इंसानों का और इस धरती का रिश्ता आखिर है कैसा। ये वो सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े जानकारों को उलझाए रखा है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। और यही यही वो एक सवाल है जिस पर सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ टिका हुआ है। क्या हम सिर्फ अपने माहौल की, अपने पर्यावरण की एक कठपुतली हैं, या फिर हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं? सोचिए जरा। इसी एक सवाल का जवाब हमें सीधा मानव भूगोल के दिल में ले जाएगा। तो इस बड़े सवाल का जो पहला जवाब सामने आया ना, वो बड़ा सीधा और दमदार था। जवाब था सब कुछ, प्रकृति ही तय करती है। इसी सोच ने इंसान और पर्यावरण के रिश्ते को एक बिल्कुल खास नजरिए से दुनिया के सामने रखा। इस सोच को एक नाम दिया गया, पर्यावरणीय निश्चयवाद। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब था कि इंसान अपने पर्यावरण का गुलाम है। जैसे ये माना जाता था कि ठंडे इलाकों के लोग ज्यादा मेहनती होते हैं और गर्म इलाकों के लोग थोड़े आलसी। अब इस सोच के मुताबिक इसकी वजह हमारी संस्कृति या आदतें नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मौसम और प्रकृति है। और इस आइडिया को सबसे जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया एक जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेट्जेल ने। उनका मानना था कि मानव भूगोल का असली काम ही यही है कि वो समाज और धरती के इस रिश्ते को समझें, और उनके हिसाब से इस रिश्ते में बॉस तो हमेशा एक ही होता है, प्रकृति। तो कुल मिलाकर इस जर्मन विचारधारा का सार बस इतना था कि असली एक्टर या कर्ता वो प्रकृति है। हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, अरे यहां तक कि हमारी संस्कृति कैसी होगी, ये सब कुछ प्रकृति ही तय करती है। हम तो बस उसके बनाए रास्ते पर चलते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या इंसान सच में इतना मजबूर है? क्या हम बस प्रकृति के इशारों पर नाचते हैं? जल्द ही एक नई सोच ने इस पुरानी धारणा को सीधी चुनौती दे दी, और ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव था जिसने कहानी का हीरो ही बदल दिया। अब हीरो प्रकृति नहीं बल्कि इंसान बनने वाला था। और इस नई सोच का नाम था संभववाद। ये विचारधारा कहती थी कि नहीं, प्रकृति हमें गुलाम नहीं बनाती, वो तो हमारे सामने बस अलग अलग मौके यानी संभावनाएं रखती है। अब उन मौकों का इस्तेमाल कैसे करना है, ये चुनना पूरी तरह से इंसान का काम है। इस विचार के सबसे बड़े समर्थक थे एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता पॉल विडाल डी लब्लाश। उनका साफ कहना था, हम प्रकृति के गुलाम नहीं हैं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी समझ बढ़ती जाती है, हम अपनी ही दुनिया को आकार देने के लिए नए नए बेहतरीन रास्ते खोज निकालते हैं। तो अब देखिए, फ्रांसीसी विचारधारा के हिसाब से असली कर्ता कौन हुआ? इंसान। प्रकृति क्या है? वो बस एक स्टेज है, एक मंच। लेकिन उस मंच पर कौन सा नाटक खेला जाएगा, कहानी क्या होगी, ये सब डायरेक्टर यानी कि इंसान तय करता है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं, है ना? एक तरफ है पर्यावरणीय निश्चयवाद, जो कहता है कि प्रकृति का सख्त कंट्रोल है, और दूसरी तरफ है संभववाद, जो इंसान की आज़ादी और उसकी क्रिएटिविटी की बात करता है। यही थी मानव भूगोल की वो महान बहस। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई बीच का रास्ता भी है? क्या हमें इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा? यहीं पर एक नई और ज्यादा बैलेंस सोच का जन्म हुआ, और इसे एक बहुत ही आसान से सिद्धांत के तौर पर दुनिया के सामने रखा गया। और इसका हल लेकर आए ग्रिफिथ टेलर अपने एक नए विचार के साथ, नवनिश्चयवाद। उनका कहना था कि सच तो इन दोनों के बीच में कहीं है। न तो प्रकृति पूरी तरह हमारी मालिक है और न ही हम उसके मालिक हैं। असल में ये एक पार्टनरशिप का रिश्ता है, एक साझेदारी, जिसे बहुत समझदारी से निभाने की जरूरत है। टेलर ने इसे समझाने के लिए एक बड़ा ही कमाल का आइडिया दिया, रुको और जाओ का सिद्धांत। बिल्कुल एक ट्रैफिक लाइट की तरह प्रकृति हमें लाल बत्ती दिखाकर चेतावनी देती है कि रुको, ये उसकी सीमाएं हैं, हमें उन्हें समझना होगा। फिर हमें संभावनाओं को परखना होगा, और जब हरी बत्ती मिले तभी हमें सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो पूरी बहस हुई ना, इसने मानव भूगोल के फील्ड में जैसे विचारों का एक धमाका कर दिया। इसने वो दरवाजे खोल दिए जिनकी वजह से ये सब्जेक्ट आज इतना फैला हुआ और इतना जरूरी बन पाया है। तो चलिए जरा देखते हैं कि ये सफर आगे कैसे बढ़ा। जैसा कि हम इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, मानव भूगोल की सोच कभी एक जगह रुकी नहीं, ये हमेशा बदलती रही है। शुरू में ये बस नई जगहों की खोज और उनके बारे में लिखने तक ही था।
फिर 1950 और 60 के दशक तक आते आते ये आंकड़ों का इस्तेमाल करने लगा, और फिर 1970 के बाद तो कहानी ही बदल गई, जब इसमें सामाजिक मुद्दों पर जोर दिया जाने लगा। हाँ, तो 1970s का दशक एक असली टर्निंग पॉइंट था। इस दौरान 3 नई और बड़ी विचारधाराएं सामने आईं। अब भूगोल सिर्फ ये नहीं देख रहा था कि ये चीज यहाँ है, नहीं, अब वो पूछ रहा था कि ये क्यों है, गरीबी क्यों है, भेदभाव क्यों है, एक आम इंसान का अनुभव कैसा होता है। ये सारे सवाल अब भूगोल के बिल्कुल सेंटर में आ गए थे। और उन शुरुआती बहसों का नतीजा वो हम आज अपनी आंखों से देखते हैं। आज का मानव भूगोल सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये तो कई सारे सब्जेक्ट्स का एक संगम बन चुका है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी से लेकर मेडिकल ज्योग्राफी तक, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से लेकर टूरिज्म ज्योग्राफी तक। सच कहूं तो शायद ही हमारी जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा हो जिसे आज मानव भूगोल ना छूता हो। तो कुल मिलाकर हमने एक लंबा वैचारिक सफर तय किया है। कहाँ हम एक सीधे से सवाल से शुरू हुए थे कि कंट्रोल कौन करता है, इंसान या प्रकृति, और कहाँ आज हम एक कहीं ज्यादा गहरी समझ तक पहुंच चुके हैं। आज हम जानते हैं कि इंसान और पर्यावरण के बीच का रिश्ता एक पार्टनरशिप का है, एक ऐसा रिश्ता जिसे बैलेंस और सम्मान की सबसे ज्यादा जरूरत है। और यही समझ हमें आज के सबसे बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज की दुनिया में जहां हम क्लाइमेट चेंज और घटते हुए रिसोर्सेज को देख रहे हैं, क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि हम ग्रिफिथ टेलर के उस रुको और जाओ वाले मैसेज को भूलते जा रहे हैं?